नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है सामान्य विज्ञान, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सामान्य विज्ञान से जो है आप क्वेश्चंस हमेशा देखते होंगे। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी यू नेम एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां आप सामान्य विज्ञान से अच्छे संख्या में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चंस तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी में देखिएगा तो 30 के आसपास में ये क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। और जब सामान्य विज्ञान देखिएगा, साइंस देखिएगा, तो साइंस में भी कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? फिजिक्स है, यानी भौतिकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो जीव विज्ञान से ही आता है। तो मैंने सोचा कि चलिए हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं, सामान्य विज्ञान स्टार्ट करते हैं और हम लोग जीव विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे उनका, और जो खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे उनका तो बायोलॉजी बड़ा स्ट्रांग होगा, उनको बड़ा आसान लगेगा। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ा और उनको बायोलॉजी की तैयारी करनी है, ठीक है, जीव विज्ञान की तैयारी करनी है, तो उनको जो है अच्छे से पढ़ना होगा ताकि जो भी क्वेश्चंस आता है बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आराम से उसको टैकल कर पाए, उसका आंसर कर पाए। तो जब आप देखेंगे जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कोशिका से, ठीक है। नाइन्थ, जब क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक जब देखिएगा तो उसमें जो बायोलॉजी से पहला चैप्टर है वो कोशिका ही है। तो हम लोग आज कोशिका से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि एनसीईआरटी का 9th 10th का बायोलॉजी जो है करवा दीजिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी से। और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सेल पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका, ठीक है। तो आप जब कोशिका पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं, देखिए हम लोग कोई मेडिकल के एग्जामिनेशंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग नीट का एग्जामिनेशंस नहीं देने वाले हैं जो बहुत ही डिटेल में और एकदम माइन्यूटली जो है एक एक चीज पता होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सेल के बारे में, सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कोशिका और कोशिकांग के बारे में, यह हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब सेल हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ें, कौन से एरिया से क्वेश्चन, सेल से जो क्वेश्चन, कोशिका से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, वो किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, कहां से फ्रेम हो सकते हैं। तो जब आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो कोशिका का खोज किसने किया ये देखना पड़ेगा, कोशिका है क्या, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कोशिका, जो सेल थ्योरी दिया गया था, कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था वो किन्होंने दिया था, वो है क्या सेल थ्योरी। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर के आधार पे भी बहुत सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट सेल्स देखेंगे। उसके बाद जब आप देखिएगा तो टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके बाद हम लोग को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दो तरह के जो है ना कोशिका सेल होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट, विकास के आधार पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो सेल का जो है जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल कोशिका का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो हमको समझना पड़ेगा, यानी कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, किस कोशिकांग का क्या काम है, क्या फंक्शन है, और यदि संभव हो तो जो इंपॉर्टेंट कोशिकांग है उनका कौन डिस्कवरी किया, यदि वो भी थोड़ा याद हो जाए तो सेफर साइड में रहेंगे। हालांकि
वैसा ट्रेंड नहीं देखा गया है, ठीक है, कि वो डिस्कवरर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का किसने खोज किया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसने खोज किया। ये यूजुअली हम लोग को देखने में नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप कर लेते हैं तो काफी वो अच्छा होगा। उसके बाद जो आप देखिएगा प्लांट सेल यानी पौधा का जो कोशिका होता है और जो जंतु कोशिका होता है, उन दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि सेल है क्या, ठीक है, और एक एक चीज सेल्स के बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे। और आप ये कोशिश कीजिएगा एक बार ये सुनने के बाद एनसीईआरटी के किताब से एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या कोई और भी बुक आपके पास में हो, लुसेंट हो या कोई भी हो, वहां से भी आप लोग विज्ञान साइंस जो है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोशिका है क्या। सबसे पहले तो सेल है क्या, तो एकदम सिंपल हम लोग कहते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी लाइफ का, जीवन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, जो इकाई है, वो कौन है, सेल है, कोशिका है। तो देखिए आप यहां पे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका है। एंड जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये हमेशा याद रखिएगा। सेल क्या है, कोशिका क्या है, तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है किसका, जीवन का, ठीक है, जीवों की आधारभूत संरचना है। यानी हम सभी लोग, कोई भी हो, कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, हम सभी लोग कोशिका के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, और जब बैक्टीरिया को देखिएगा, प्रोटोजोआ को देखिएगा, लाइक अमीबा, उसको देखिएगा, क्लेमिडोमोनास को देखिएगा, तो इन सबको देखिएगा तो एक ही सिंगल सेल्स के बने होते हैं, एक ही सेल का, एक कोशिकीय हैं। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है सेल्स के बारे में कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ये, ठीक है। अब जब आप देखिएगा ना, तो सेल का जब कैसे खोज हुआ, तो कॉर्क होता है, लकड़ी का जो बार्क होता है ना, कॉर्क, तो उसको जब काटा, किसने काटा था, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो उसने जब कट किया ना, तो देखा जो आप छत्ता देखते हैं ना इसका, मधुमक्खी का, तो उसके तरह दिख रहा था, और बहुत सारा इस तरह से ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत सारा उसको दिखा। तो एक को जो है ना इसने कहा सेल, कोशिका। तो कॉर्क से जो है ना, जो लकड़ी का होता है, उसको जब उसने पतले पतले परत में कट किया, और जब टूटा, मतलब कि उस समय का जो प्रिमिटिव, एकदम पुराना जो माइक्रोस्कोप था, जो खुद रॉबर्ट हुक ने डेवलप किए थे, उससे जब वो देखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। और एक कंपार्टमेंट को, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर को रूम के तरह है, ठीक है, रूम के तरह, तो इसी को उसने क्या बोले, सेल। तो सेल का डिस्कवरी मान लिया किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। लेकिन जब आप देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी किया वो मृत सेल का किया था, मृत कोशिका का, ठीक है। लेकिन जो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का जो डिस्कवरी किए थे, वो लीवेनहॉक किए थे। कौन किए थे, लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, ठीक है, इसने किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले पानी में इसने
प्रोटोजोआ को जो है ना लिवेनहॉक ने देखा था। तो लिविंग सेल्स का खोज इन्होंने ही किया था। उसके बाद स्क्लेडन एंड स्वान, तो अब कोई भी पौधा हो, ठीक है, कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, आप समझिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वायरस को आप छोड़ दीजिए। वायरस क्या होता है? विषाणु। वायरस यानी विषाणु। विषाणु क्या होता है? वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। विषाणु तो वो कोशिका का नहीं है। विषाणु कोशिका में, वायरस कोशिका में नहीं आता है, यानी वो कोशिका नहीं है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इसके बाद जो जीवाणु है उसको हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है, कोशिका। तो आप बैक्टीरिया से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बैक्टीरिया से स्टार्ट कीजिए, और कोई भी डायनासोर हो या कोई भी एनिमल, यू नेम एनी एनिमल और प्लांट, हर एक चीज कोशिका का बना हुआ है। जो सबसे सूक्ष्मतम उसमें जो होगा ना वो सेल ही होगा, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिल्स के जो है ना ऑर्गेनिजम्स बनता है, जीव बनता है। समझ में आ रहा है? तो प्लांट जो है ना सेल्स का बना हुआ होता है, यानी बहुत सारे कोशिकाओं का पौधा बना होता है, प्लांट बना होता है। ये स्क्लिडेन ने बोला था। किसने बोला था? स्लाइडन, ठीक है। स्लाइडन ने सबसे पहले बोला, स्लाइडन ने पहले बोला कि पादप जो है यानी पौधा जो है उसका शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद श्वान आए, स्क्लेडन आया, फिर श्वान आए। श्वान ने क्या बोला कि ये जो है जीव यानी जंतु, पादप के लिए स्लाइडन ने बोला, और जंतु के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है, किसने बोला? श्वान ने बोला। क्या बोला? कि सूक्ष्म कोशिकाओं से, यानी कि कोई भी जंतु जो है वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो पादप हो या जंतु हो, सभी किस चीज के बने होते हैं? कोशिका का। आप देखिएगा ना, जैसे मान लिया आप ये एक हेयर को खींचिए, उसके नीचे देखिएगा व्हाइट सा कुछ रहेगा, क्या है? वही सेल है, कोशिका है। आप एकदम जब देखिएगा, कुछ भी देख लीजिए, फिंगर ही देख लीजिए, तो बहुत सारे कोशिका का बना हुआ होता है। तो स्वान ने बोला, क्या बोला? कि जो जंतु है, जो एनिमल है, वो किस चीज का बना हुआ है? सूक्ष्मतम कोशिका का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। स्क्लिडन ने बोला जो प्लांट जो है वो बना रहता है। तो स्क्लिडन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर, ये दोनों ने मिलकर जो है एक थ्योरी प्रपोज किया, और उस थ्योरी का नाम पड़ा सेल थ्योरी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। अब ये प्रश्न उठता है कि सेल, जो नया सेल्स कहां से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है, एक पहले देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले अंडा और स्पर्म, ये दोनों मिलता है, और मिलकर जो है ना क्या बनाता है? जाइगोट। फिर उससे जो है ना एक सेल का होता है। जाइगोट किसका है? एक सेल का बना हुआ है। दोनों मिलकर, दो सेल मिलकर एक सेल बन गया, एक सेल का बना हुआ है। अब इस एक सेल से, जाइगोट से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से फिर जो है हम लोग बन जाते हैं, ठीक है। यानी जो एक सेल है जाइगोट, उसमें बार बार डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके एक सेल से जो है बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। तो विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी सेल्स जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, ठीक है, डिवाइड करके बनता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या हुआ? पहले से जो कोशिका है उसी से जो है ना डिवाइड करके नया नया सेल्स बनता है। तो इसको ये याद रखिएगा, विर्चो ने बोला था। किसने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद, देखिए पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो किसने बताया? विर्चो ने बताया था, ये याद रखना है। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का किसने? स्लाइडन एंड स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो वायरस, वायरस जो है ना वो सेल का, बैक्टीरिया से, विषाणु जो है वो सेल नहीं है। उसके बाद से आप जाइए, सभी किस किस का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। जीवाणु से लेकर हम लोग तक सब लोग हम लोग सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? विषाणु को, ठीक है। बाउंड्री है लिविंग एंड नॉन लिविंग में। जब सेल्स के अंदर में, कोशिका के अंदर में विषाणु होता है तो जीवित होता है, और कोशिका के बाहर होता है तो अजीवित होता है, ठीक है। फिर देखिएगा विषाणु किसके बने होते हैं, तो ये विषाणु यानी वायरस किस चीज का बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना रहता है, कुछ प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और कुछ में देखिएगा डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं जब आप देखिएगा, तो पहला क्या है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्य करता है, सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। ये कोशिका सिद्धांत की, यानी कोशिका सिद्धांत सिंपल ये समझ लेना है, 3 पॉइंट उसमें। सबसे पहले हर एक जीव जो है एक सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी हर एक जीव, चाहे वो जीवाणु हो या पादप हो या जंतु हो, वो किस चीज का बना हुआ है, वो बना हुआ है कोशिका का, सेल का, ठीक है। उसके बाद कोई भी सेल्स जो है, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो है ना वो इकाई है, ठीक है। यानी सेल खुद जो है ना अपना सारा काम कर लेता है। उसके बाद जो विर्चो ने बाद में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई कैसे किया गया, विर्चो ने जो बोला था कि पहले से मौजूद कोशिका से ही नया कोशिका बनता है। ये याद रखिएगा, किसने दिया था, विर्चो ने। क्या दिया था, पहले से मौजूद कोशिका से नया कोशिका बनता है, ठीक है। यानी सेल्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से मौजूद है उससे। तो बाद में ये भी सेल थ्योरी में अटैच हो गया, तो ये सब मिलकर सेल थ्योरी बना है, ठीक है। तो सेल थ्योरी से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद जब आप देखिएगा उसके बाद जब आप देखिएगा ना, कोशिका जो सबसे छोटा कोशिका है ना, याद रखिएगा, उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्म। सबसे छोटा शेल यही है, माइकोप्लाज्म, ये याद रखना है। और सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी याद रखना। ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है, उसका एक जो है, जो अंडा है, वो क्या है, सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। एक सेल जो है सबसे बड़ा सेल, ये आ सकता है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ा। और सबसे लंबा, तो सबसे लंबा जो है ना हम लोग का जो ब्रेन सेल, जिसका ब्रेन जिस चीज से बना होता है, न्यूरॉन सेल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। ये क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। यानी किसी भी जीव में जो सबसे लंबी कोशिका होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। उसके बाद जब आप देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सेल्स जो होता है, जो कोशिका होता है, सबसे एक तो हो गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यानी कुछ जीव जो है वो एक सेल्स के, सिर्फ एक ही सेल उसमें होता है। तो
तो उसको यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय सेल कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे एक कोशिकीय जब देखिएगा, एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल तो बैक्टीरिया हो जाएगा यानी जीवाणु, उसके बाद अमीबा, क्लेमिडोमोनास, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोटोजोआ जितना है सब के सब जो है ना यूनिसेलुलर ही है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बहुकोशिकीय यानी एक से ज्यादा सेल्स, जैसे हम लोग हैं, प्लांट है, बहुत सारा, आप पक्षी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो ये सब एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं बहुकोशिकीय सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय सेल। तो बहुकोशिकीय सेल्स के बने होते हैं। दूसरा, एक जो कोशिका जब आप देखिएगा, ठीक है, तो कोशिका जो है, आपने देखा होगा कोशिका का स्ट्रक्चर जब आप देखिएगा सिंपल एक कोशिका का, तो कोशिका इस तरह का होता है। एनिमल सेल्स हम बना रहे हैं, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। बाकी अंदर में जो भी है सब साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस और इन दोनों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और फिर से हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। ये एक कोशिका का सिंपल जंतु कोशिका का, ठीक है, और यूकैरियोटिक दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो आप जब देखिएगा ना, ये जो है आपका जो केंद्रक है, जो डीएनए है, वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे घिरा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरे तरह का आप सेल्स देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक बैक्टीरिया का हम सेल बना दे रहे हैं, तो ये जो है डीएनए है इसका। ठीक है, ये राइबोसोम है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। राइबोसोम, और इसको ये एरिया जो है घिरा हुआ नहीं है, याद रखिए, ये घिरा हुआ नहीं है। ये डीएनए है, और इस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, चूंकि ये जो है ना, जब स्टार्ट में डेवलपमेंट हो रहा था, जब विकास हो रहा था, तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, ठीक है, जीवाणु आया। तो शुरू शुरू में जो है, जो केंद्रक जो था, वो वेल डेवलप नहीं था। यानी वेल डेवलप का मतलब क्या है? जब डीएनए या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीएनए,
उसके वो यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है तो वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो यू का मतलब होता, देखो यू कैरियोटिक, यहां पे आप प्रो कैरियोटिक आप जब देखेंगे, प्रो कैरियोटिक, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्राचीन, प्रिमिटिव, लेस डेवलप्ड, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब कैरियोन से आया है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। और यू कैरियोटिक जो होता है ना, यू कैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक फिर न्यूक्लियस, यानी जो ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग कहेंगे यू कैरियोटिक। यानी अब जो है कैसे समझिएगा कि फॉल्स न्यूक्लियस है यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या ट्रू न्यूक्लियस है। तो यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे न्यूक्लियोइड है। तो जब आप देखिएगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स में, तो प्रोकैरियोटिक बहुत पुराना सेल जो स्टार्ट में जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय बना था, और इसके बहुत कम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक हो जाएगा जीवाणु, आपका बैक्टीरिया, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एग्जांपल्स है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का। उसके बाद आप अमीबा, क्लेमिडोमोनास, प्लांट, एनिमल जितना है सब क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक क्या है, वो प्रिमिटिव सेल्स हैं, ठीक है, वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसमें होता है, यानी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। और वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, यानी उसमें जो है ना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वो घिरा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब जो है ना आप देखिएगा कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, लेकिन यदि आप जीवाणु यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब का सब हमारा क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। यानी उनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब जब आप दोनों में और भी अंतर देखिएगा तो आप देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या क्या बनाया, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब का सब जो है इसमें नहीं है, यहां पे है। दोनों में राइबोसोम है, ठीक है। हालांकि इसका राइबोसोम ATS टाइप का होता है, ये याद रखिएगा, आता है एग्जाम्स में, ये याद रखना है। राइबोसोम ATS टाइप का यूकैरियोट्स में होता है और राइबोसोम 70S टाइप का, 70S टाइप का वो प्रोकैरियोट्स में होता है, ये याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप राइबोसोम, और यानी जब आप देखिएगा दोनों में कॉमन राइबोसोम मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, और ये 70S है, वो 80 है। तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सब के सब क्या है, सब के सब हमारे जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। जितने भी ऑर्गेनेल ये सब देखिएगा, कोशिकांग देखिएगा,